नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इच्छा मृत्यु की। दोस्तों, जीवन अनमोल होता है, लेकिन कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि जीवन बोझ लगने लगता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जीवन ऐसा हो जाता है जो जीने लायक ही नहीं होता। ऐसे में इच्छा मृत्यु का सहारा लेना बेहतर समझते हैं वो मरीज जिन्हें अपने जीवन की दशा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती। तो आज अपनी इस वीडियो में हम इच्छा मृत्यु से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि इच्छा मृत्यु क्या है, किन्हें इच्छा मृत्यु दी जा सकती है और कौन कौन इच्छा मृत्यु के दायरे में आता है। 2018 से पहले अपने देश में क्या कानून था और आज की डेट में इच्छा मृत्यु को लेकर हमारे देश में क्या कानून है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं इच्छा मृत्यु से जुड़ा हुआ पूरा कानून आखिर क्या है। दोस्तों, भारत में 2018 से पहले इच्छा मृत्यु जैसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को मंजूरी देते हुए कुछ गाइडलाइन जारी की थी। उन गाइडलाइन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब उन्हें आसान बनाया जा रहा है। पुराने नियम में मजिस्ट्रेट के सामने लिविंग विल लिखने की शर्त थी, जिसे अब हटा लिया गया। यानी अब पैसिव यूथेनेसिया के लिए डॉक्टर की राय अब जरूरी होगी। इच्छा मृत्यु या फिर दया मृत्यु क्या है, किसे इच्छा मृत्यु का अधिकार है, कौन इसके दायरे में आता है, भारत में इसके क्या नियम है, क्या आत्महत्या को इच्छा मृत्यु की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देश का हर नागरिक जानना चाहता है, जिनके मन में इच्छा मृत्यु को जानने की उत्सुकता है। संविधान का अनुच्छेद 21 जिस तरीके से सम्मान से जीने का अधिकार देता है, उसी तरीके से सम्मान से मरने का भी अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार 2018 के बाद ही मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2018 को इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी। अरुणा शानबाग केस के बाद भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु पर बहस छिड़ी। शानबाग रेप की शिकार महिला थी जो 42 साल तक कोमा में रही। अरुणा शानबाग ने 18 मई 2015 को दम तोड़ दिया। 1973 में मुंबई के KEM हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय ने उनके साथ रेप किया। जर्नलिस्ट पिंकी विरानी ने उनके लिए दया मृत्यु की मांग सुप्रीम कोर्ट में की, लेकिन 8 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की याचिका को ठुकरा दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इच्छा मृत्यु का जिक्र अभी शुरू हुआ है, प्राचीन काल में भी इसका जिक्र मिलता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भीष्म पितामह। दोस्तों, जिन्हें अपने पिता राजा शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, और यही वजह है कि महाभारत युद्ध के दौरान कई दिनों तक बाण शैया पर लेटे रहने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा से करीब 8 दिन तक बाण शैया पे रहने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से अपने प्राणों को त्यागा। दोस्तों, भारत में भले ही पैसिव यूथेनेसिया को 2018 में मंजूरी मिली हो, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है और कई ऐसे देश हैं जहां इच्छा मृत्यु के लिए वहां के लोग जो हैं वो मांग कर रहे हैं। तो आइए अब हम बताते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जहां पर इच्छा मृत्यु की मांग लंबे समय से की जा रही थी और वहां इच्छा मृत्यु का प्रावधान है भी। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग और कोलंबिया में भी इच्छा मृत्यु का कानून मौजूद है। दुनिया में 2 देश नीदरलैंड और बेल्जियम में नाबालिग को भी कानूनी तौर पर इच्छा मृत्यु का अधिकार है। यहाँ 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता के हस्ताक्षर से इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही इच्छा मृत्यु का अधिकार हासिल है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्पेन, रूस, चीन, फ्रांस और इटली ऐसे कई बड़े देश हैं जहां इच्छा मृत्यु गैर कानूनी घोषित है और यहां इसे वैध कराने के लिए लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको कुछ थोड़ी जानकारी दी इच्छा मृत्यु से जुड़ी हुई, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इच्छा मृत्यु आखिर होती क्या है। इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया, जो मूल रूप से ग्रीक यानी एक यूनानी शब्द है। इच्छा मृत्यु का मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा से मृत्यु देना। इसमें डॉक्टर की मदद से उसके जीवन का अंत किया जाता है कि उसे दर्द से छुटकारा दिया जा सके। हालांकि ये तभी संभव है जब कोई शख्स लंबे समय से कोमा में हो या वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रहा है।
जिसके ठीक होने की संभावना खत्म हो चुकी हो। इसमें डॉक्टर की मदद से उसके जीवन का अंत किया जाता है, यानी उसका इलाज रोक दिया जाता है, जिससे वो मर जाता है। दोस्तों, इच्छा मृत्यु भी दो तरीके की होती है, जिसमें पहली है एक्टिव यूथेनेशिया और दूसरी है पैसिव यूथेनेशिया। भारत में पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी गई थी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए। अब हम आपको बताते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है। एक्टिव यूथेनेशिया यानी कि सक्रिय इच्छा मृत्यु और पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो सबसे पहले हम बताते हैं एक्टिव यूथेनेशिया के बारे में। तो एक्टिव यूथेनेशिया में डॉक्टर किसी भी शख्स को जहरीली दवा या फिर जहरीला इंजेक्शन देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टरों की निगरानी में ये पूरी कार्रवाई की जाती है। जबकि दूसरी है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया में डॉक्टर जो है वो मरीज का वेंटिलेटर हटा देता है। अगर वो कोमा में है और वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रहा है, उसके वेंटिलेटर को हटा दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब बात आती है कि हम किस इंसान को या किस मरीज को इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। इच्छा मृत्यु उसी व्यक्ति के लिए है जो ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो जिसका इलाज संभव ना हो और उसके जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी हो और उसे इतना कष्ट बर्दाश्त करना पड़ रहा हो जो इंतहा से बाहर बेइंतहा हो। ऐसे में मरीज को इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकता है। जो इस तरीके का मरीज है, उसकी बीमारी अगर असहनीय हो गई है और उसे बेवजह से पीड़ा उठानी पड़ रही हो। दुनिया के ज्यादातर देशों में यही नियम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकता है। सिर्फ लाइलाज बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति ही इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि कोमा में जाने के बाद ही मेडिकल बोर्ड इच्छा मृत्यु का फैसला करता है। इच्छा मृत्यु के लिए लिखित आवेदन देना होता है। मरीज और उसके परिवार को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और जो ये लिखित आवेदन दिया जाता है मरीज की तरफ से, उसे लिविंग विल कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि किन किन बीमारियों के बिहाफ पर आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो गाइडलाइन जारी की थी, उनमें किसी बीमारी को स्पेसिफाई नहीं किया गया था। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था कि आप अगर इस बीमारी से पीड़ित हैं तभी इच्छा मृत्यु की गुहार लगा सकते हैं। उसमें कंडीशन यही थी कि इच्छा मृत्यु उसी शख्स को दी जा सकती है जो गंभीर हो, गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, बेवजह का उसे कष्ट हो, उसके जीने की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो और इस बात को मेडिकल बोर्ड तय करता है कि अब मरीज को ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसी तरीके के लोगों को इच्छा मृत्यु जो है दी जा सकती है। बीमारी का कहीं भी इस तरीके का नाम नहीं है कि उसको अगर ये बीमारी होगी तभी उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। हालांकि परिवार की सलाह पर इच्छा मृत्यु देने का प्रावधान है और ये जरूरी है कि जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा रही है उसे भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अब अभी एक टर्म यहाँ पर सामने आई कि मरने वाले व्यक्ति को एक आवेदन देना होता है इच्छा मृत्यु के लिए, तो उस आवेदन को कहा जाता है लिविंग विल। तो अब हम आपको बताते हैं कि लिविंग विल आखिर क्या होती है। अगर किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी हो जाती है और उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं बचती, तो ऐसी स्थिति में मरीज इच्छा मृत्यु के लिए खुद एक लिखित दस्तावेज देता है जिसे लिविंग विल कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक लिविंग विल की इजाजत तभी दी जा सकती है जब किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु चाहिए और इसकी जानकारी उसको और उसके परिवार को हो। इसके अलावा अगर डॉक्टरों की टीम कह दे कि मरीज का बच पाना संभव नहीं है तो लिविंग विल दी जा सकती है। हालांकि किसी मरीज को इच्छा मृत्यु देना है या नहीं देना, इसका फैसला मेडिकल बोर्ड करता है। अब ये सवाल भी आता है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं तो क्या आत्महत्या को भी हम इच्छा मृत्यु के दायरे में ला सकते हैं, उसको उसके बराबर समझ सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्महत्या और इच्छा मृत्यु एक नहीं है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सोच समझकर, भावना में बहकर उस कदम को उठाता है, लेकिन इच्छा मृत्यु मांगने वाला व्यक्ति जीवन के उस स्टेज पर होता है जहां से वो ना आगे जा सकता है ना पीछे। वो किसी भी काबिल नहीं होता, वो शारीरिक रूप से बीमार होता है। जबकि आत्महत्या मानसिक बीमारी के चलते या फिर गुस्से के आवेग में आकर की जाती है। आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश करना अपराध है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की सजा
या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। हालांकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की धारा 115 आत्महत्या की कोशिश करने वाले तनाव से जूझ रहे लोगों को इससे राहत देती है। धारा कहती है कि अगर ये साबित हो जाता है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति बेहद तनाव में था तो उसे किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती। अब बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में जो गाइडलाइन जारी की थी तो उसमें बदलाव की मांग आखिर क्यों उठी, आखिर क्या वजह थी। तो दोस्तों, भारत में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया बेहद कठिन है। इसके आसान बनाने के लिए कॉमन कॉज नाम की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे सरल करने की मांग की थी, जिस पर विचार करते हुए उसमें कुछ बदलाव किए गए। पहले इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले शख्स को लिविंग विल बनानी होती थी, जिसमें 2 गवाहों के दस्तखत होते हैं और ये लिविंग विल जो थी वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको लिखनी होती थी। मरीज का मेडिकल कराया जाता था, जिसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता था। उसमें विशेषज्ञ टीम जो है वो मरीज की गंभीरता की जांच करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट तैयार होती थी। मेडिकल बोर्ड अगर इच्छा मृत्यु की सिफारिश करता था तो उसके बाद फाइल संबंधित जिला कलेक्ट्रेट को भेजी जाती थी, जिसके बाद जिला कलेक्ट्रेट उस फाइल को देखने और उसकी जांच के बाद एक पैनल या कमेटी बनाता था जो एक रिपोर्ट बनाकर उसको सौंपता था। इसके बाद ही मरीज की रिपोर्ट प्राथमिक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाती थी। वहां गवाहों का सत्यापन होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट इच्छा मृत्यु की अनुमति देते थे। तीनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मरीज को इच्छा मृत्यु देने का प्रावधान था, जिसमें काफी समय लगता था और ये काफी जटिल प्रक्रिया भी थी। लेकिन अब इसको आसान बनाया जा रहा है, लेकिन मरने का जो अधिकार है वो इतना आसान नहीं है। इसके कुछ जोखिम भी हैं, इसका गलत इस्तेमाल होने का डर भी है। हालांकि इच्छा मृत्यु का अधिकार आसान नहीं है, इसके खतरे हैं, जिसमें सबसे पहला यही कि गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे दी जा सकती है, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न होने से किसी भी यूथेनेशिया की मांग करने वाले को बिना जांच के भी इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इतना ही नहीं, सुसाइड केस को भी इच्छा मृत्यु बताने का खतरा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इच्छा मृत्यु क्या है, किनको दी जा सकती है, किस बीमारी में दी जा सकती है, और हमने आपको डिटेल में इच्छा मृत्यु से जुड़ी हुई तमाम जानकारी दी। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारी वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनवाना चाहते हैं जिसकी आप जानकारी डिटेल में चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके वो भी बताएं। हम आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।